पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेश और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने शुरू कर दिया था हिमालय का वर्गीकरण, है ना। हिमालय जो है आपने देखा किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और इसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमने बात की थी ट्रांस हिमालय, इसकी बात की थी ट्रांस हिमालय की। आप किस प्रकार से मैप में देखेंगे, इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया वर्तमान का क्षेत्र है ना, ये जो पार्ट है ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। और ट्रांस हिमालय में तीन आपने श्रेणियां देखी थी। कितनी श्रेणियां देखी है? तीन। सबसे ऊपरी जो श्रेणी है वो है आपके पास काराकोरम श्रेणी, इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और इसके दक्षिण में लद्दाख के जास्कर श्रेणी। कौन सी आ रही है? जास्कर श्रेणी। तो ये जो पार्ट आपके पास आता है ये किसका हिस्सा है? ये आपके पास ट्रांस तिब्बतन हिमालय का एरिया दिखाई देता है ना। हालांकि में ये जो पार्ट आपके पास है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसका हिस्सा है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसका नाम है आपके पास, क्या नाम है जी? जी हाँ, जिसका नाम है आपके पास केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है केटू या इसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। और सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें विश्व की तो नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। इसका नाम आ रहा है माउंट एवरेस्ट का। और ये आपके पास कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो श्रेणी है वो आती है कौन सी? लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर आपके पास ग्लेशियर दिखाई देते हैं यहाँ पर, जिसमें हम बात कर सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। इसकी बात कर सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, बाल्टोरो। ये जो ग्लेशियर है वो आपके पास कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लद्दाख श्रेणी पर, है ना। यहाँ पर बर्फबारी होती है आपके पास, है ना। बर्फ ही बर्फ इस क्षेत्र में दिखाई देती है ना। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है आपके पास काराकोरम का, है ना, ये आपके पास यहाँ पर हम बात करें तो एलएसी का एरिया शुरू हो जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर चाइना अपना आधिपत्य दिखाता है, जिसको लेकर वर्तमान में विवाद भी चल रहा है। और इसके दक्षिण में आपके पास आ रही है कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? जास्कर श्रेणी। अब यहीं पर काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से, कौन सी श्रेणी से? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से एक नदी प्रवाहित होती है। यहां से क्या प्रवाहित हो रही है? नदी। इस नदी को कहा जाता है श्योक नदी। क्या कहा जाता है? श्योक नदी। श्योक नदी की अगर हम बात करें तो ये सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी। इसकी सहायक है सिंधु की सहायक नदी है। और किस किस के मध्य से प्रवाहित हो रही है आपके पास? तो नाम है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। बात करते हैं अपने लद्दाख और जास्कर के मध्य से कोई नदी निकलती है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पर देखना है चाइना एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम है आपके पास वो तिब्बत चाइना वाले एरिया से होता है, भारत में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और अपना जल गिराती है कहां पर? अरब सागर। कहां पर गिराती है? अरब सागर। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो आप याद रखेंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है कौन सी नदी? सिंधु नदी आपके पास। हाँ, ऊपर से श्योक नदी आ रही है तो श्योक नदी किसमें आके मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। इसमें मिल जाती है सिंधु में। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। और ये जो पार्ट आपके पास है ये पार्ट कौन सा कहलाता है? ट्रांस तिब्बतन का एरिया कहलाता है ना। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखी आपने, जिस भारत की सबसे ऊंची चोटी देखी आपने केटू, और विश्व की थी कौन सी आपके पास? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है बात? जिसको हम बोल रहे थे ट्रांस हिमालय। क्या कह रहे थे? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां पाई गई है? तो तीन पर्वत श्रेणियां पाई गई, जिसमें आपने देखा सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, 2 नंबर पर देखी आपने लद्दाख श्रेणी और 3 नंबर पर आपने देखी कौन सी?
जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही थी? तो नाम था सिंधु नदी, और काराकोरम और लद्दाख के मध्य से एक नदी निकली थी जिसका नाम था श्योक नदी। कौन सी नदी थी? श्योक नदी। और ये किसमें जाके मिली है? तो ये सिंधु में जाकर मिली। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पर एक लाइन आ रही है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं ITSZ। ट्रांस हिमालय का जो ये एरिया है, इसके दक्षिण में आपके पास यहां पर श्रेणी आती है कौन सी? वृद्ध हिमालय। कौन सी आ रही है? वृद्ध हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को पृथक करने वाली लाइन है या स्थला करती है, तो आप याद रखेंगे नाम है ITSZ। आई का जो मतलब है वो है इंडस, यानी कि सिंधु नदी। टी का मतलब यहाँ पर आपके पास एक नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। चाइना में तो सांगपो कहा जाता है, जबकि भारत में इस नदी को कहा जाता है किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो इस टी से मतलब हम लेंगे सांगपो से, इसमें से लेंगे सांगपो। टी इसमें साइलेंट है, सांगपो। एस का जो मतलब है वो है सचर। क्या है? सचर। और जेड का मतलब है जोन। तो आपको याद रखना है इंडस, सांगपो, सचर, जोन, जो कि ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से क्या करता है? पृथक करता है। ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से पृथक करने वाली जो सीमा रेखा बनाई गई है उसका नाम है ITSZ। इंडस, सांगपो, सचर, जोन। इसे हम हिंज लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंज लाइन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यूपीएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं हिमालय का जो दूसरा पार्ट है आपके पास, वृहद हिमालय। इसकी बात कर रहे हैं वृहद हिमालय। मैप पर देखिए जरा आप इसको पुनः। ये आपका लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया नेपाल का, सिक्किम, भूटान का क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र। यहाँ से आपके पास एक पर्वत श्रेणी हमारे पास आ रही है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है वृहद हिमालय। क्या कहेंगे इसको? वृहद हिमालय। इस वृहद हिमालय को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये नाम आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर आपके पास पर्वत श्रेणी है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगी आपके पास? बर्फ पड़ेगी। तो ये श्रेणी जो आपके पास है वृहद हिमालय की, ये हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसी श्रेणी के अंतर्गत अगर हम बात करें, है ना, तो इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीला हिमालय। इस क्षेत्र को भी आप याद रखें। बात करते हैं कि ये पश्चिम में आपके पास सिंधु घाटी वाले एरिया से और पूर्व में यहां पर आपके पास आती है ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी से लेकर आपके पास और ब्रह्मपुत्र घाटी तक क्षेत्र में आपके पास हिमालय की जो वृहद श्रेणी है वो क्या है आपके पास? विस्तृत। और इसी क्षेत्र में तो आपने देखा किस प्रकार से सिंधु घाटी से लेकर और कहां तक? ब्रह्मपुत्र तक, है ना। ये एक चाप की आकृति के अंतर्गत घूषाकार आकृति में क्या है? विस्तृत है। इसकी अगर हम बात करें जो लंबाई है वो लगभग आपके पास कितनी रहेगी? 2500 किलोमीटर, है ना। कई बार कथन में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वृहद हिमालय या हिमालय
हिमालय की जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वृहद हिमालय या हिमाद्री है ना, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई में आपको याद रखना है, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। क्या याद रखनी है आपको, 6000 मीटर। लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 6000 मीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई आती है 100 से, कहां से आपके पास 100 से 200 किलोमीटर के बीच। कितनी आ रही है, 100 से 200 किलोमीटर। तीन प्रश्न देखने हैं, लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 100 से 200 किलोमीटर। अब वृहद हिमालय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां ही पर आपके पास विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां शामिल है ना। इस सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हम करें उससे पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं। कई बार कथन में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि वृहद हिमालय की सबसे पश्चिम में, कहां पर आपके पास सबसे पश्चिम में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है, तो आप याद रखेंगे नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत आ रहा है, नंगा पर्वत, जो कहां पर है, हिमालय के सबसे पश्चिम। फिर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि वृहद हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में, कहां पर आपके पास सबसे पूर्वी भाग के अंतर्गत चोटी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे नाम है नामचा बरवा। कौन सी आ रही है, नामचा बरवा। दो प्रश्न बनते हैं, वृहद हिमालय के सबसे पश्चिम में पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत, वृहद हिमालय के सबसे पूर्व की पर्वत श्रेणी, तो नाम याद रखना है नामचा बरवा। अब बढ़ते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दिखाई देती है। तो ये वाला जो एरिया आपके पास है, इस वृहद हिमालय की हम विश्व में या भारत के अंतर्गत कौन कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां आती है उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में आपके पास दिखाई देती है, जिसे हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट। क्या कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर है ना। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंतर्गत सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इस माउंट एवरेस्ट को चेमालुग्मा के नाम से जाना जाता है। तो दो नाम आप याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जा रहा है, सागर माथा नेपाल में, तो तिब्बत में इसे कहा जा रहा है चेमालुग्मा। क्या कहा जा रहा है, चेमालुग्मा जो कहा जा रहा है वो तिब्बत में कहा जाता है ना। तो ये दो प्रश्न जो याद रखने हैं वो किसके संदर्भ में याद रखने हैं, माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर हम बात करते हैं, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है आपके पास तिब्बत का है ना। तिब्बत के अंतर्गत ये आपका जो एरिया है ये है सिक्किम का। कौन सा एरिया है, सिक्किम। और सिक्किम के अंतर्गत भारत के वृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम आ रहा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की आप ऊंचाई याद रखेंगे तो वो है 85। बड़ा सिंपल सा आप याद रखेंगे, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 85 मीटर आपके पास, 8585 है ना। तो ये है कहां पर, ये भारत में है और भारत में कहां पर, तो याद रखेंगे सिक्किम के एरिया में। अब हम बात करते हैं वृहद हिमालय की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी जिसको हम कहेंगे मकालू। क्या कहा जा रहा है, मकालू। और मकालू जो पर्वत श्रेणी है ये है आपके पास नेपाल। मकालू कहां पर, नेपाल में, और इसकी ऊंचाई है 8841 मीटर। कितनी है, 8841 मीटर। फिर हम बात करते हैं चौथी यहां पर पर्वत श्रेणी जिसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम आ रहा है, धौलागिरी। और धौलागिरी भी आपके पास कौन से देश में है, तो याद रखना है नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में। धौलागिरी की जो ऊंचाई है
वो है 8172 मीटर। कितनी आ रही है? 8172 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने बात की थी कि हिमालय के सबसे पश्चिम के अंतर्गत जो पर्वत चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत आ रहा है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। और ये आपके कौन से एरिया में आएगी? तो याद रखना है ये आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट आता है। कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेपाल में आपको याद रखनी है अन्नपूर्णा। कौन सी याद रखनी है? अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है वो है 8078 मीटर। कितनी आ रही है? 8078 मीटर। क्लियर है ये बात आपके पास? और अंत में हम देखने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत। कहां पर? उत्तराखंड के अंतर्गत पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी जिसे हम बोल रहे हैं वो है नंदा देवी। कौन सी आ रही है? नंदा देवी। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई, 7816 मीटर है ना। तो आप यहां पर एक प्रश्न याद रखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय की कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन हो सकता है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय और चौथा हिमाचल हिमालय। तो कौन सा करेक्ट करेंगे आप? है ना, तो करेक्ट करेंगे आप बृहद हिमालय। क्लियर? 2 नंबर वाला आपके पास। तो यहां पर एक हम इसको सीक्वेंस वाइज और लगा लेते हैं। कई बार आपके पास आरोही और अवरोही का प्रश्न भी बन जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है कहां पर? जी हाँ, ये आपका था नेपाल में। 2 नंबर पर आपके पास कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में है और भारत के कौन से राज्य में? तो याद रखेंगे सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम के अंतर्गत। 3 नंबर पर हम बात करेंगे मकालू, नेपाल का एरिया था। 4 नंबर पर धौलागिरी, और धौलागिरी भी नेपाल में। 5 नंबर पर नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत जो आपका है वो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर आपने किया अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो आपका अगेन नेपाल वाला एरिया। और लास्ट में किया आपने नंदा देवी। और नंदा देवी जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में शामिल है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो यहां तक आपको लगभग अन्नपूर्णा तक दिखाई दे रहा होगा। नंगा पर्वत के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के जस्ट नीचे क्या है? नंदा देवी। तो इस सीक्वेंस को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपको यहाँ पर सुमेलित भी करवा लेता है कि कौन सी चोटी कौन से क्षेत्र में है ना। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में याद रखना है, कंचनजंगा को भारत के सिक्किम में याद रखेंगे, और नंदा देवी को भी भारत के उत्तराखंड राज्य में इसको क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे। तो लगभग वैसे भी आप याद सकते हैं ये जो 4 आपके पास पर्वत है ना, ये चारों तो आपको दिखाई दे रही है कहां पर? नेपाल में। क्लियर? कंचनजंगा थी वो भारत में थी, और सबसे पूर्व में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी थी? नामचा बरवा थी। कौन सी थी? नामचा बरवा। क्लियर है? तो ये कर रहे थे हम कौन सा? बृहद हिमालय, या इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई आपने देखी 2500 किलोमीटर। पूर्व में सिंधु नदी से लेकर, पश्चिम में आपके पास सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी चौड़ाई लंबाई थी जो वो थी 2500 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है इसकी वो याद रखनी है आपके पास 6000 मीटर। औसत की बात हो रही है ना, याद रखेंगे। और जो इसकी चौड़ाई थी वो आपने देखी 100 से 200 मीटर के मध्य है ना। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न देख चुके थे, थोड़ा
थोड़ा और देखेंगे इसको हम डिटेल्स में किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। ये वाला जो एरिया था ये ट्रांस हिमालय का था, और यहां पर बात की थी हमने ITSZ, है ना, इंडस, सांगपो, सचर, जो कि ट्रांस हिमालय और ये कौन सा आपके पास वृहद हिमालय को अलग कर रहा है। तो अलग कौन कर रहा है? ITSZ। अब हम बात करेंगे भारत की दूसरी, या हम बात करें हिमालय की दूसरी पर्वत श्रेणी हिमालय की, जिसका नाम है मध्य हिमालय। कौन सी आ रही है? मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मध्य हिमालय को अगर हम बात करें तो हम जानेंगे किस नाम से? तो इसको हम कह सकते हैं लघु हिमालय। क्या कहेंगे? लघु हिमालय। और इसको किस नाम से जाना जा सकता है? इसे कहा जाता है हिमाचल हिमालय। नाम एक ही है ना, श्रेणी एक ही है, नाम इसके क्या है? अलग अलग है। तीन नाम याद रखेंगे, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय। अब यहां से आपको एक प्रश्न याद रखना है कि यहां पर एक लाइन में लिख रहा हूं वर्ड MCT। क्या नाम याद रखा है? MCT। आपसे प्रश्न बनेगा कि वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से पृथक करने वाली लाइन है ना, तो क्या याद रखेंगे? MCT। MCT की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आप कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के बीच में है? तो आप याद रखेंगे वृहद हिमालय और मध्य हिमालय। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पर बनेगा आपके पास। ये आप कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। यहां पर आपके पास एक नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसको हमने नाम दिया था सिंधु नदी। क्या नाम दिया था? सिंधु नदी। जब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र से निकली तो यहाँ पर कई प्रकार की घाटियों का निर्माण हो गया MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के अंतर्गत, है ना। हम बात करते हैं इस वृहद हिमालय के बाद कौन सा? मध्य हिमालय। इसकी चर्चा हो रही है मध्य हिमालय। यहाँ पर समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जा रही है? समतल सपाट घाटियां पाई जा रही है। कौन कौन सी घाटियां हैं? जरा उनके नाम देखिए। सबसे पहले आपके पास जो घाटी आ रही है वो आ रही है कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। इसके बाद आपके पास आती है, नाम है कुल्लू कांगड़ा। कौन सा है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। एक नंबर पर कश्मीर घाटी, दो नंबर पर कुल्लू कांगड़ा घाटी और तीन नंबर पर चुंबी घाटी। कौन सी घाटी कहेंगे? चुंबी या चुंबा घाटी भी इसे कहा जाता है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी, इसकी बात हो रही है काठमांडू घाटी, है ना। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है? तो ये चार नाम याद रखेंगे। कश्मीर घाटी जो कि कश्मीर वाले राज्य में है, कुल्लू कांगड़ा घाटी ये आपके पास हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देती है, चुंबी घाटी जो है वो आपके पास नेपाल वाला एरिया, सिक्किम वाला जो क्षेत्र है वहां पर दिखाई देगी, और बात आती है कौन सी? काठमांडू घाटी। तो ये सिक्किम का जो एरिया है वहां पर दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये घाटियां कहां पर है? तो ये घाटी आपको याद रखनी है, ये आपके पास हिमाचल हिमालय, या इसको हमने क्या कहा है? लघु हिमालय भी
कहा है उसी श्रेणी में देखने को मिलती है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे जो कश्मीर घाटी है, इस कश्मीर घाटी में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। जब झेलम नदी इस कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है तो अपने साथ इस क्षेत्र में कुछ क्या बहा के लाती है? मिट्टी बहा के लाती है। बर्फीले क्षेत्रों की जलोढ़ यहाँ पर लेके आती है और इस घाटी क्षेत्र में क्या कर देती है? बिछा देती है, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है केरवा। क्या कहा जाता है? केरवा या करेवा इसे कहा जाता है। और इस केरवा घाटी के अंतर्गत कृषि की जाती है। कृषि की जाती है केसर। किसी की जाती है? केसर। तो यहाँ पर कश्मीर घाटी में केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा है ना कि दूध में मिलाकर इसको पिया जाता है, बच्चे को पिलाया जाता है ना, ताकि वो फेयर हो, है ना, गोरा हो। खैर, कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो केरवा जो घाटी है वो कहाँ पर पाई जा रही है? कश्मीर घाटी में पाई जा रही है। और केरवा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? केसर के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में सेब का उत्पादन भी ज्यादा होता है ना। ये मिट्टी थोड़ी उपजाऊ थी, झेलम नदी द्वारा लाई गई थी, इसलिए इस क्षेत्र को इस प्रकार से हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि जो लघु हिमालय है ना, या हिमाचल हिमालय है, इसकी जो लंबाई आपके पास आ रही है ना, इसकी लंबाई भी लगभग आपके पास 2000 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है ना। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो लघु हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई इसकी 3000 मीटर है। कितनी है? 3000 मीटर है ना। और बात करें इसकी चौड़ाई की तो आप याद रखेंगे 100 से लगभग 180 या 150 मीटर के बीच में आप इसको याद रखेंगे है ना। 3 प्रश्न देखे। लंबाई जो है वो जैसे वृहद हिमालय थी लगभग 2500 किलोमीटर, उसी के आसपास 2000 से 2500। औसत ऊंचाई जो इसकी है वो है 3000 मीटर। क्लियर है बात आपके पास? तो इस क्षेत्र को इस प्रकार से आपने याद रखना है। और एक प्रश्न देखा आपने कि वृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक कौन करता है? तो वो पृथक करता है MCT, जिसे हम कहेंगे मैन सेंट्रल थ्रस्ट आपके पास। क्लियर? और इसमें कौन कौन सी घाटियां पाई गई? कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, चुंबी घाटी और काठमांडू घाटी। अब जरा हम इस पर थोड़ी और डिटेल से चर्चा करते हैं लघु हिमालय के क्षेत्र। देखिए, जो लघु हिमालय आपके पास आ रहा है इसमें जम्मू कश्मीर का भाग शामिल है। 2 नंबर पर इसी में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बाद नेपाल, या हम इनसे पहले बात कर सकते हैं उत्तराखंड और फिर नेपाल। अब लघु हिमालय या हम बात कर रहे हैं हिमाचल हिमालय की कुछ श्रेणियां पाई जाती है ना। कहां कहां पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल। जम्मू कश्मीर में आपके पास नाम आता है पीर पंजाल श्रेणी का। कौन सी नाम आ रहा है? पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के एरिया के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो यहां पर आपके पास आती है धौलाधर श्रेणी। कौन सी है? धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर मंसूरी श्रेणी, और नेपाल में आप याद रखेंगे तो नाम आएगा महाभारत। कौन सी श्रेणी है? महाभारत। एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में आपके पास बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में है ना। तो आप याद रखेंगे पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी और महाभारत। ये चारों ही श्रेणियां कहां पर है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या हम इसे क्या कह सकते हैं? हिमाचल हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो इसमें से सबसे लंबी है। कैसी आपके पास? सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो कौन सी है? पीर पंजाल है ना। और उत्तर में भी है। और अगर दक्षिण में बात करते हैं तो नाम आता है किसका?
धौलाधर श्रेणी का। इसका नाम आ रहा है धौलाधर श्रेणी। अच्छा, हमने इसको किस नाम से भी जाना है? हमने हिमाचल हिमालय भी कहा है इसे। इस श्रेणी को क्या कहा है? हिमाचल हिमालय। तो ये जो क्षेत्र है आपके पास पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य वर्धक नगरी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास शिमला, मंसूरी, नैनीताल, है ना। किस किस की बात की हमने? शिमला, मंसूरी, नैनीताल का क्षेत्र आपके पास, और पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर वो इसमें शामिल होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी। कौन सा एरिया है? दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग भी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है? मध्य हिमालय के अंतर्गत ही दिखाई देता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रानीखेत, है ना। तो कौन कौन से हमने यहाँ पर स्थल देख लिए? तो आपके पास शिमला, मंसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग प्रमुख दार्शनिक स्थल यहाँ पर क्या है? शामिल है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। हिमाचल में या जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इस प्रकार के जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जा रहा है? मर्ग, है ना। मर्ग के रूप में आपको यहाँ पर सोनमर्ग और गुलमर्ग देखने को मिलते हैं। तो आपसे प्रश्न बनाया जाएगा कि कश्मीर के अंतर्गत छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे मर्ग कहा जाता है, जिनमें सोनमर्ग और गुलमर्ग प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड, या इसे हम उत्तरांचल भी कहते हैं, उत्तराखंड उत्तरांचल में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है बुग्याल, या फिर उसे हम प्यार के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अभी आपने किसकी बात की है? घास के मैदान, है ना। तो घास के क्षेत्र कश्मीर में तो क्या कहलाए हैं? कश्मीर में हमने नाम दिया इसको मर्ग, और गुलमर्ग या फिर इसको स्थानीय रूप में हम क्या कह देते हैं? सोनमर्ग। और उत्तराखंड या उत्तरांचल में इन छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बुग्याल, या फिर क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार, है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो बात की है वो हिमालय की दो श्रेणियों की चर्चा की, जिसमें सबसे पहले आपके पास बृहद हिमालय था, जिसमें विश्व की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियों का हमने अध्ययन बड़े विस्तार तौर पर किया था। और दूसरी जो आपके पास हिमालय की श्रेणी आई, जिसका नाम था हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय, है ना। और इसमें हमने कुछ प्रसिद्ध घाटियों की चर्चा की, जिसमें आपके पास कश्मीर घाटी शामिल थी। कश्मीर घाटी के बाद आपके पास कुल्लू कांगड़ा की घाटी स्थित थी, है ना। और इसी के संदर्भ में बाद में हमने जो चर्चा की, हमने यहाँ पर इसकी कुछ श्रेणियां जम्मू कश्मीर में जैसे आपने देखी पीर पंजाल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपने देखी धौलागिरी, मंसूरी उत्तराखंड में थी, तो नेपाल में महाभारत, है ना। और कुछ देखे आपने घास के क्षेत्र। तो घास के क्षेत्रों में हमने बात की कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग, और उत्तरांचल में बुग्याल या प्यार, है ना। लास्ट क्लास में बच्चों जब हम बात करेंगे इसकी हिमालय की, तो हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरी पर्वत श्रेणी, जिसको हमने शुरू करेंगे अंतिम क्लास में, जिसका नाम होगा आपके पास शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय होगा? शिवालिक हिमालय। तब तक के लिए यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं MBT। क्या नाम रखा है? MBT, है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देंगे कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को किस लाइन के द्वारा पृथक किया जाता है। धन्यवाद।